दिनांक 9 सितंबर वर्ष 2020, 10वीं कक्षा मैथ्स 1 पांचवा चैप्टर हम करेंगे संभाव्यता। इसमें मुख्य 4 टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक संभाव्यता का परिचय, फिर यादृच्छिक प्रयोग व फल, नमूना अवकाश व घटना और घटना की संभाव्यता। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं संभाव्यता के परिचय की। देखिए बच्चों, संभाव्यता यानी संभावना, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी कहते हैं जिसे इंग्लिश में, ये अक्सर तब प्रयोग होती है जब किसी घटना का परिणाम तो हमें पता होता है, लेकिन यह निश्चित नहीं होता कि कौन सा परिणाम घटेगा, क्योंकि उस घटना के अनेकों परिणाम संभव हो सकते हैं। तो जिसमें एक से अधिक परिणाम होने की संभावना रहती है, वहाँ संभावना जैसे शब्द होता है। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण दिया है। अध्यापक जो है विद्यार्थी दोस्तों अपने कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के बराबर पर्चियाँ इस बक्से, प्रत्येक विद्यार्थी को एक पर्ची उठानी होगी, यानी कि क्लास में जितने बच्चे हैं उतनी ही पर्चियाँ एक बक्से में रखी गई हैं और हर पर्ची पर भिन्न भिन्न वनस्पतियों के नाम लिखे गए हैं। किन्हीं भी 2 पर्चियों पर एक ही वनस्पति का नाम नहीं दिखाई देगा, हर वनस्पति पे अलग अलग नाम है। अब तुलसी नाम वाली पर्ची किसे मिलेगी, इसे देखेंगे। सभी अपनी उपस्थिति क्रमांक के अनुसार खड़े हो जाइए। अंतिम पर्ची उठाने तक किसी को भी पर्ची नहीं खोलना है। तो ये एक उदाहरण है कि जिसमें एक बॉक्स में पर्चियां रखी गई हैं और पर्ची की संख्या और विद्यार्थी की संख्या बराबर है। हर एक पर्ची में वनस्पतियों के नाम लिखे गए हैं, तो हर एक को पर्ची उठानी है और ये देखना है कि तुलसी नाम वाली पर्ची किसे मिलेगी, ये देखना है। अब इसमें जो अरुणा है वो रोल नंबर 1 है, तो वो कहती है कि मैं पर्ची नहीं उठाऊंगी क्योंकि सभी पर्चियों में से वह पर्ची मुझे ही मिलेगी जिसकी संभावना बहुत कम है। क्योंकि रोल नंबर 1 है, अरुणा को बहुत सारी पर्चियों में से एक पर्ची उठानी है, तो बहुत कम संभावना है अरुणा के पास कि उसको तुलसी लिखी हुई पर्ची मिले। और वैसे ही जरीना, जो कि जिसका रोल नंबर सबसे लास्ट है, वो भी कहती है कि मैं पर्ची नहीं उठाऊंगी क्योंकि हो सकता है कि मेरा नंबर आने तक किसी न किसी को तुलसी वाली पर्ची मिल ही जाएगी। यानी यहाँ भी संभावना दिख रहा है कि जरीना को और अरुणा को बहुत कम संभावना है कि तुलसी वाली पर्ची मिल जाए, क्योंकि अरुणा के पास सामने बहुत सारी पर्ची रखी हुई है, तो बहुत कम संभावना है कि तुलसी वाली पर्ची उसे मिले। और जरीना का रोल नंबर सबसे लास्ट में है, तो इसलिए उसे भी तुलसी वाली पर्ची मिलेगी, इसकी संभावना बहुत कम है। हो सकता है उसके पहले किसी और को ही तुलसी मिल जाए। तो यहाँ दोनों संभावना देख रहे हैं। देखिए, तो संक्षेप में प्रथम और अंतिम विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि तुलसी नाम वाली पर्ची मिलने की संभावना बहुत कम हुई है। तो इस चर्चा में संभावना के कम या अधिक होने पर विचार हुआ है। ऐसे ही दैनिक जीवन में भी हम जो ऐसी घटनाएं हैं जिसमें एक से अधिक परिणाम संभव हो और कौन सा परिणाम कब होगा ये निश्चित ना हो, तो वहाँ पर हम अक्सर ये शब्द यूज़ करते हैं, संभावता। जैसे संभवता आज बारिश होगी, या फिर अधिकतर, असंभव, निश्चित, पास, दूर, 50-50। तो ये सब ये संभाव्यता को लेकर के ही यूज़ होने वाले शब्द हैं। जैसे कि संभावना संबंधी कथन देख लीजिए, आज वर्षा होने की आशा अधिक है, तो ये अधिकतर। महंगाई बढ़ने की संभावना अधिक है, संभावना वर्ड आ गया। भारत को आगामी क्रिकेट स्पर्धा में हराना असंभव है। निश्चित ही मुझे प्रथम श्रेणी मिलेगी, निश्चित
यानी परिणाम एक से अधिक हो सकते हैं, और क्या परिणाम होगा ये पक्का नहीं है, यहाँ एक अंदाज़ लगाया जा रहा है। तो ये संभावना है। बच्चों को समय पर पोलियो की खुराक दी हो तो उन्हें पोलियो होने की संभावना नहीं होती है। तो ये संभावना है। अक्सर ऐसे जगह प्रयोग किया जाता है ये शब्द संभावना वाले, जहाँ पर एक से अधिक, जिन घटनाओं में एक से अधिक परिणाम होते हैं और परिणाम कौन सा होगा वो निश्चित नहीं होता। जैसे कि यहाँ देखिए, एक सिक्का अगर उछालते हैं तो हमें पता है एक से अधिक परिणाम है, या तो चित्त आएगा या तो पट आएगा, हेड या टेल दोनों में से एक आता है। इन क्या आएगा निश्चित नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। टेल को पट कहते हैं हिंदी में, पट, और हेड को चित्त कहते हैं। तो चित्त यानी कि हेड, या फिर पट यानी कि टेल। एच या टी, इन दोनों में से, यहाँ पर एच या टी ऐसा। तो सिक्का उछालने के कितने परिणाम यहाँ प्राप्त हो रहे हैं? 2 परिणाम हो रहे हैं। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। अब देखिए, एक सिक्का कक्षा में प्रत्येक छात्र एक बार उछाल कर देखें तो क्या दिखाई देगा? कुछ बच्चों को हेड मिलेगा, कुछ बच्चों को टेल मिलेगा। हेड यानी कि चित्त और पट यानी कि टेल, टेल यानी पट। यहाँ देखिए, इसको समझना आसान है। पट में देखिए ट आ रहा है इसलिए टी रहेगा। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि चित्त को टी लिखें या एच लिखें, पट को टी लिखें या एच लिखें। तो ये याद रखना, पट में देखिए ट आ रहा है इसलिए इसे टी से ही लिखेंगे। बाकी बचा क्या? जो बचा हुआ हेड यानी कि चित्त, हेड हो गया। यहाँ पे ट नहीं है इसलिए टी यहाँ पर नहीं आ रहा है। याद रखने का एक ट्रिक है। अब मान लो क्लास में 50 बच्चे हैं, 40 बच्चों का अगर हेड आ गया तो 10 बच्चों का टेल आया होगा। तो ये विद्यार्थी संख्या एक प्रयोग है। अब क्या करना है? अब क्लास में हर बच्चों ने एक सिक्का उछाल करके देखा। अब क्या है यार, अब हर बच्चों को 2-2 सिक्का दे दीजिए, यानी हर बच्चा 2 बार सिक्का उछालेगा। तो कुछ बच्चों को दोनों बार उछालने पर हेड मिलेगा, एच एच, या फिर कुछ बच्चों को एक बार हेड आएगा, एक बार टेल आएगा। कुछ बच्चों को पहली बार टेल मिलेगा, दूसरी बार हेड मिलेगा, टी एच, या कुछ बच्चों को दोनों बार उछालने पर टेल ही मिलेगा, टी टी। तो 4 प्रकार की संभावना है। अब इसमें देख लीजिए, जिन बच्चों को यहाँ पर गिनना पड़ेगा, सब बच्चे अब 2 बार सिक्का उछालेंगे और किसको क्या मिला है वो लिखेंगे। तो इस तरह क्लास में हम लोग पूछ सकते हैं कि कितने बच्चों को क्या मिला है, और वो संख्या लिख सकते हैं। जैसे एच एच मिलने वाले 2 बार उछाले और दोनों बार एच एच, हेड हेड मिला, ऐसे कितने बच्चे हैं उनकी संख्या। फिर ऐसे बच्चों की संख्या जिनको पहली बार हेड मिला, दूसरी बार टेल मिला, उनकी संख्या। फिर ऐसे बच्चों की संख्या जिनको पहली बार उछालने पर टेल आया और दूसरी बार उछालने पर हेड आया, उनकी संख्या। और उन बच्चों की संख्या जिनको दोनों बार उछालने पर टेल आया। तो यहाँ पर भी देखिए संभावना समझ में आ रहा होगा, कितने 4 प्रकार के परिणाम संभव है यहाँ पर। ऐसे ही देखिए, एक पासा अगर उछाला जाए तो उसमें भी कुल 6 संभावना है। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4, 5 अथवा 6, कोई भी आ सकता है। तो प्रत्येक संभावना अर्थात पासा फेंकने का एक संभाव्य परिणाम है। तो इस तरह से यहाँ पर 6 परिणाम संभव हैं। पासे को फेंकने पर इन 6 में से कोई भी एक परिणाम मिल सकता है। तो संभावना आप समझ गए होंगे, संभावना किसे कहते हैं। संभावना कब उपयोग में आती है? जब ऐसी घटना घटित होने वाली हो जिसमें एक से अधिक परिणाम हो और निश्चित ना हो कि कौन सा परिणाम सामने आएगा, तब वहाँ पर
संभावना व्यक्त की जाती है। और ये जो घटना है जिसमें एक से अधिक परिणाम होते हैं, ऐसी घटनाओं को ही यादृच्छिक प्रयोग कहा जाता है। जैसे हमने ऊपर अभी देखा, ये पासा फेंकना, ये सिक्के उछालना, ये सब यादृच्छिक प्रयोग है। देखिए यहाँ उदाहरण दिया है यादृच्छिक प्रयोग के। सिक्के उछालना, पासा फेंकना, 1 से 50 तक लिखे हुए कार्ड है और उसमें से एक कार्ड निकालना। फिर जो ताश के पत्ते होते हैं उनमें से एक पत्ता खींच करके बाहर निकालना। ये सब जो घटनाएं हैं या फिर प्रयोग हैं, इसमें एक से अधिक परिणाम संभव है, इसलिए ऐसे घटनाओं को ही यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। और वो जो परिणाम है, उनके जो परिणाम हैं उन्हें फल कहा जाता है। जैसे कि एक सिक्का यदि उछाला जाए तो 2 फल मिलेगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, चित या पट। ऐसे ही एक पासा अगर फेंका जाए तो 6 परिणाम मिल सकते हैं, या तो 1 आएगा, या तो 2, 3, 4, 5 या 6। इन 6 में से कोई एक परिणाम होगा, यानी 6 फल संभव है एक पासा उछाला जाए तो। ऐसे ही 1 से 50 तक अंक लिखे हुए कार्ड हैं और एक कार्ड उसमें से निकालना है, तो यहाँ 50 फल संभव हैं। 1 नंबर वाला कार्ड भी बाहर निकल सकता है, 2 नंबर वाला भी निकल सकता है, 3 नंबर वाला भी, इस तरह 50 फल हैं। ऐसे ही ताश के पत्तों में भी देखिए, कुल 52 पत्ते होते हैं ताश के, जिसमें से 26 लाल पत्ते होते हैं और 26 काले पत्ते होते हैं। इन 26 का भी आधा कर दें, ये 26 देखिए 52 का आधा किया है तो 26 और 26 आया है। कुल 52 पत्ते, 26 लाल पत्ते, 26 काले पत्ते। इन 26 का भी आधा कर देंगे तो 13, 13, 13, 13 ऐसा आ जाएगा। इसमें से 13 पत्ते जो होते हैं पान के होते हैं लाल रंग के, 13 पत्ते ईंट के होते हैं। ऐसे ही ये काले पत्तों में भी 13 पत्ते चिड़ी के होते हैं, 13 पत्ते हुकुम के होते हैं। अब इन 13 पत्तों में क्या होता है देखिए, ये इक्का यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 10 पत्ते तो सब में होते हैं। पान के पत्ते में भी 10 पत्ते होंगे, 13 ईंट के पत्तों में भी ये 10 पत्ते तो सब में कॉमन है। मतलब 10 पत्तों के अलावा 3 पत्ते ऐसे होते हैं जो चित्र वाले होते हैं, जैसे कि राजा, रानी और गुलाम, जिसमें के, क्यू और जे लिखा होता है। तो चाहे पान का पत्ता ले लो, वहाँ भी इक्का यानी इक्का 1 नंबर से लेके 10 नंबर तक होगा, लास्ट में राजा, रानी और गुलाम होगा। ईंट में भी 1 से 10 तक के पत्ते होंगे और फिर राजा, रानी और गुलाम के पत्ते होंगे। चिड़ी में भी 1 से 10 तक के पत्ते होंगे और राजा, रानी और गुलाम के पत्ते होंगे। इसी प्रकार हुकुम में भी 1 से 10 तक पत्ते होंगे, लास्ट में राजा, रानी और गुलाम के पत्ते होंगे। ये जो राजा, रानी और गुलाम के पत्ते होते हैं, इन्हें अंकित पत्ते कहते हैं। अंकित पत्ते क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें चित्र अंकित होता है। तो इस तरह से कुल कितने अंकित पत्ते हो गए? सब में 3-3 है, तो 3 का 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 12 अंकित पत्ते होते हैं टोटल। 12 चित्रयुक्त पत्ते होते हैं, अंकित पत्ते होते हैं। तो ताश के बारे में ये आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए ताश के सवालों में। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न संग्रह 5.1, जिसमें हमें सिर्फ ये लिखना है कि कितने फलों की संभावना है। यादृच्छिक प्रयोग दिए गए हैं और हमें ये लिखना है कि कितने फल प्राप्त होने की संभावना है। निम्नलिखित कथनों में कितनी संभावना है? जैसे वनिता को महाराष्ट्र के निम्नलिखित स्थलों की जानकारी है और उनमें से एक स्थान पर वह मई महीने की छुट्टी में जाने वाली है। देखिए कितने स्थान यहाँ दिए हैं: अजंता, महाबलेश्वर, लोणार झील, ताड़ोबा अभयारण्य,
आम्बोली, रायगढ़, माथेरान, आनंदवन, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 स्थान है। तो वनिता को इन 8 स्थानों की जानकारी है और वह मई महीने की छुट्टी में इसमें से किसी एक स्थान पर जाने वाली है। तब वो कहाँ जाएगी? इन 8 में से किसी एक जगह पे जाएगी। या ये पहले वाले स्थान पे भी जा सकती है, दूसरे पे भी जा सकती है, तीसरे पे भी जा सकती है। यानी कुल 8 संभावना है 8 स्थानों पर जाने की। तो यहाँ पर संभावना कितनी हो गई? 8 हो गई। दूसरा देखिए, सप्ताह के एक दिन का यादृच्छिक पद्धति से चुनाव करना है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, कोई भी एक दिन चुनना है। तो यहाँ पर 7 फल संभव है। कोई सोमवार चुन सकता है, कोई मंगलवार चुन सकता है, कोई बुधवार, कोई गुरुवार, कोई शुक्रवार, कोई शनिवार, कोई रविवार। तो यहाँ संभावनाओं की संख्या कितनी है? 7 है। तो इसका उत्तर आ जाएगा 7। 7 प्रकार के फल संभव हैं। तीसरा सवाल कि दिए गए चित्र में ताश के पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छिक पद्धति से चुनना है। यादृच्छिक पद्धति यानी बिना देखे और अचानक से एक पत्ता निकालना है, बिना देखे कोई भी एक पत्ता। तो अब 52 पत्ते होते हैं, तो 52 में से कोई भी एक पत्ता निकल कर सामने आ सकता है यदि रैंडमली यानी कि यादृच्छिक पद्धति से यदि चुना जाए तो यहाँ पर कुल फल की संख्या कितनी हो सकती है? 52 हो सकती है। 52 प्रकार के पत्ते हैं, उसमें से कोई भी एक पत्ता आ सकता है। तो कुल संभावनाएं यहाँ 52 है। ऐसे ही चौथा, प्रत्येक कार्ड है और उसमें 10 से लेकर 20 तक की संख्या लिखी गई है। यदि आप 10, 11, 12, 13, 14 ऐसे आप नंबर लिखते जाएं एक एक कार्ड पर एक एक नंबर, तो कुल देखिए आपको 11 कार्ड मिल जाएंगे। तो 10 से 20 तक के अगर लिखे हुए कार्ड हैं तो यानी कि कुल 11 कार्ड हैं। एक कार्ड उसमें से यादृच्छिक पद्धति से चुनना है। तो इसका मतलब यहाँ जो फलों की संख्या है, जो कुल फल जो प्राप्त होने की संभावना है वो 11 है। तो इसलिए इसका उत्तर 11 आ जाएगा। तो देखिए, ये पहले का आंसर 8, दूसरे का आंसर 7, तीसरे का आंसर 52, चौथे का आंसर 11। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा सोचे में 2 यादृच्छिक प्रयोग दिए हैं और बोले हैं कि अपेक्षित फल मिलने की संभावना अधिक है। कौन से प्रयोग में अधिक फल मिलने की संभावना है? एक पासा फेंकने पर एक मिलना या एक सिक्का उछालने पर चित्त मिलना। कौन सा फल मिलने की संभावना अधिक है? तो निश्चित ही आप कहेंगे कि एक सिक्का उछालने पर चित्त मिलने की संभावना अधिक है, क्योंकि यहाँ पर टोटल जो फल हैं 2 ही हैं, चित्त और पट। जबकि यहाँ पर कुल 6 फल मिलने की संभावना है। तो 6 में से एक प्राप्त होने की जो संभावना है बहुत कम है, क्योंकि टोटल 6 संभावनाएं हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6। तो एक प्राप्त होगा, इसकी संभावना यहाँ पर कम है। जबकि चित्त प्राप्त होने की संभावना यहाँ पर अधिक है, क्योंकि टोटल संभावनाएं, टोटल जो फल की संख्या है वो 2 है, यहाँ पर टोटल 6 है। तो ये 1/6 संभावना यहाँ पर हो जाती है। यहाँ पर 1/2, 2 में से 2 बार में यदि आप सिक्का उछाल रहे हैं तो हो सकता है कि 1 बार चित्त मिल जाए, जबकि यहाँ 6 में से केवल 1 ही बार चांस है कि वहाँ पर पासा फेंकने पर 1 मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर सेकंड वाला जो है, एक सिक्का उछालने पर चित्त मिलने की संभावना यहाँ पर अधिक है। अब आइए देखते हैं नमूना अवकाश किसे कहते हैं।
अभी हम ऊपर देख रहे थे यादृच्छिक प्रयोग को लेकर के कि ऐसी घटनाएं जिसमें एक से अधिक परिणाम हो और कौन सा परिणाम आएगा ये निश्चित नहीं होता, उन्हें यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। अब उसके जो फल हैं, जितने भी संभव फल हैं यादृच्छिक प्रयोग के, उन्हें नमूना अवकाश कहते हैं। नमूना अवकाश को इंग्लिश में सैंपल स्पेस कहते हैं, इसलिए इसे एस अक्षर द्वारा भी दर्शाया जाता है। और एस को जब दर्शाते हैं तो ये समुच्चय का ब्रैकेट यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, जब हमें किसी यादृच्छिक प्रयोग के फल को दर्शाना है तो S इज़ इक्वल टू समुच्चय का ब्रैकेट, जिसे धनु कोष्ठक कहते हैं, वो लिखते हैं और उसके अंदर जो फल हैं वो लिखे जाते हैं। उसके बाद नमूना अवकाश के घटकों की संख्या किसे कहते हैं? कुल जो घटकों की संख्या है उसे ही नमूना अवकाश के घटकों की संख्या यानी N ऑफ S कहे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए कुछ यादृच्छिक प्रयोग दिए हैं, यहाँ नमूना अवकाश दिया है और यहाँ पर नमूना अवकाश के घटकों की संख्या दी। अब यादृच्छिक प्रयोग है एक सिक्का उछाला, तो इसके क्या क्या फल हो सकते हैं? एक सिक्का उछालने पर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो यहाँ सैंपल स्पेस यानी कि नमूना अवकाश क्या हो जाएगा? S बराबर धनु कोष्ठक में H, T। अब यहाँ कुल कितने घटक हैं? 2 घटक हैं, तो N ऑफ S 2 आ गया। 2 सिक्के उछाले, तो 2 सिक्के उछाले तो कैसे लिखेंगे इसे? क्या क्या फल हो सकता है? नमूना अवकाश क्या आ जाएगा? S बराबर HH, HT, TH, TT। देखिए, इसको लिखने का, याद रखने का तरीका बहुत ही आसान है। 2 सिक्के उछाले हैं तो 2H से शुरू करो, 2H। अब 2H के बाद सिर्फ एक H लिखना है और दूसरा T लिखना है। तो एक ये HT और TH 2 ही तरीके से लिख सकते हैं। अब उसके बाद एक भी H नहीं आना चाहिए, तो क्या आएगा? TT। 2H वाला लिख दिया, फिर एक H वाला लिख दिया, फिर बिना H वाला लिख दिया। तो इस तरह से 1, 2, 3, 4 मिल रहे हैं घटक। तो N ऑफ S कितना हो गया? 4। नमूना अवकाश के घटकों की संख्या 4। 3 सिक्के उछाले, देखिए बहुत आसान तरीका है, क्या क्या घटक मिलेंगे। 2 सिक्के उछाले थे तो हमने 2H से शुरू किया था। 3 सिक्के उछाले हैं तो 3H। 3H के बाद अब ऐसा लिखना है कि 2H ही लिखना है। तो 2H अगर लिखेंगे तो तीसरा T आ जाएगा। तो कैसे कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 2H और एक T ऐसे भी लिख सकते हैं। T को हम लोग बीच में भी लिख सकते हैं, तो HTH आ जाएगा। T को हम लोग स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, तो THH आ जाएगा। तो 2H वाला लिख दिया। अब एक H वाला कैसे लिखेंगे? अगर एक H लिख रहे हैं तो बाकी 2 जगह पे TT आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक H पहले भी लिख सकते हैं, एक H को बीच में भी लिख सकते हैं, एक H को लास्ट में भी लिख सकते हैं। तो देखिए बड़ा आसान है। 3H लिखा, फिर 2H वाला लिख दिया, फिर एक H वाला लिख दिया, अब बिना H वाला लास्ट में, तो TTT। इस तरह से कुल 8 घटक यहाँ मिल रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हर एक घटक के बीच में कॉमा आ रहा है, तो यहाँ N ऑफ S कितना हो गया? 8 हो गया। ऐसे ही एक पासा उछाला गया, तो एक पासा उछालेंगे तो या तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यही संभावना है। तो यहाँ N ऑफ S कितना हो गया? 6 हो गया। कुल 6 घटक मिल रहे हैं। 2 पासे उछाले तो पहले पासे में 1, दूसरे पासे में भी 1 मिल सकता है, या फिर पहले पासे में 1, दूसरे पासे में 2 मिल सकता है, या फिर पहले पासे में 1, दूसरे में 3 भी मिल सकता है, दूसरे में 4 भी मिल सकता है, 5 भी मिल सकता है, 6 भी मिल सकता है। तो ये देखिए पहली वाली लाइन में हमने सिर्फ पहले पासे में 1 लिखा है, दूसरे पासे में 1, 2, 3, 4, 5, 6 लिखा है। फिर दूसरी लाइन में देखिए कि मान लेंगे कि पहले पासे में 2 मिल रहा है, पहले पासे में 2 मिल रहा है, तो दूसरे पासे में 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगा। फिर
इसी तरह 3 का साथ भी लिखना है, फिर 4 के साथ में, फिर 5 के साथ में, फिर 6 के साथ में। इस तरह से कुल ऐसे 6 और ऐसे 6 मिलके 36 घटक कुल मिल रहे हैं। तो n ऑफ s कितना मिल गया? 36 मिल गया। अब 1 से 25 वाले कार्ड लिखे हुए कार्ड हैं, तो जब कोई भी एक कार्ड खींचा जा रहा है तो पहला कार्ड भी बाहर आ सकता है, दूसरे नंबर वाला कार्ड भी आ सकता है, तीसरे, इस तरह 25 में से कोई भी एक कार्ड बाहर आ सकता है। तो n ऑफ s यहाँ कितना हो जाएगा? 25 आ जाएगा। ऐसे ही 52 ताश के पत्तों में से अगर एक पत्ता निकाला गया है तो वो ईंट के 13 पत्तों में से कोई भी हो सकता है, हुकुम के 13 पत्तों में से कोई भी हो सकता है, पान के 13 पत्तों में से कोई भी एक हो सकता है, या चिड़ी के 13 पत्तों में से कोई भी एक हो सकता है। यानी कुल 52 पत्ते, यहाँ 52 संभावना है कुल। तो n ऑफ s यहाँ पर 52 हो गया। तो ये आप समझ गए नमूना अवकाश यानी सैंपल स्पेस, और ये नमूना अवकाश के घटकों की संख्या n ऑफ s। 5.2 में हमें यही करना है, नमूना अवकाश s और नमूना घटकों की संख्या n ऑफ s ज्ञात करना है। जैसे कि एक पासा तथा एक सिक्का एक ही समय में अगर फेंका जाए तो क्या क्या मिलेगा? देखिए, पासा में तो 1 2 3 4 5 6 ये नंबर मिलते हैं, और सिक्के में हेड और टेल मिलता है। अब हमें इन्हीं दोनों को मिक्स करके लिखना है। चलिए मान लेते हैं कि यदि है ये पासा में 1 आ रहा है और सिक्के में, तो 1 के साथ में h भी आ सकता है, 1 के साथ में टेल भी आ सकता है, या फिर ऐसे ही 2 अगर आ रहा है तो 2h या 2t, 2 के साथ भी हेड या टेल हो सकता है, 3 के साथ भी हेड और टेल हो सकता है। तो पहले का आंसर कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पर s कैसा लिख रहे हैं? एक पासा फेंका गया है और एक सिक्का, तो पासे में अगर 1 आ रहा है और सिक्के में h भी आ सकता है, पासे में 2 भी आ सकता है, सिक्के में h हो, तो यहाँ पर सिक्के में हमने h माना है और पासे में 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। ऐसे ही हो सकता है कि सिक्के में टेल हो और पासे में 1 से लेके 6 तक की कोई भी संख्या हो। तो यहाँ पर कुल 12 प्रकार के संभावनाएं हैं। तो n ऑफ s कितने हो गए? 12 हो गए। ऐसे दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पर क्या है? 2 3 5 इन अंकों से अंकों की पुनरावृत्ति ना करते हुए 2 अंकों वाली संख्या बनानी है। तो यहाँ अंक हमें दिए हैं, इन्हीं अंकों का उपयोग करके 2 अंकों वाली संख्या बनानी है, लेकिन अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। पुनरावृत्ति यानी कि जैसे 22 में 2 और 2 रिपीट हो जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। 33 नहीं लिख सकते क्योंकि 3 की पुनरावृत्ति हो रही है। 55 नहीं लिख सकते क्योंकि 5 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इन अंकों का उपयोग करके 2 अंकों वाली संख्या बनानी है, लेकिन पुनरावर्तन नहीं होना चाहिए। तो देखिए, अगर हम 2 का उपयोग करके 2 अंकों वाली संख्या बनाते हैं तो क्या क्या संख्या बनेगी? एक तो 23 और 25 बनेगी। 3 का उपयोग करते हैं तो 32 और 35 बनेगा। 5 का उपयोग करते हैं तो 52 और 53 बनेगा। इस प्रकार ये संख्या बनेगी। तो देखिए s कैसे लिखेंगे? 2 3 5 इन अंकों का उपयोग करके 2 अंक वाली संख्या बनानी है। तो 2 को अगर आप दहाई में लिखते हैं तो 23 और 25 संख्या बनेगी। 3 को अगर दहाई में लिखते हैं तो 32 और 35 बनेगा। 5 को अगर आप दहाई में लिखते हैं तो 52 और 53 ये संख्या बनेगी। तो नमूना अवकाश इस तरह से लिख सकते हैं, s बराबर 23 25 35 32 52 53। तो n ऑफ s कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ गया। n ऑफ s 6 आ गया। अब अगले सवाल पर चलते हैं। तीसरा सवाल यहाँ पर देखिए, एक 6 रंगों वाली एक फिरकी है। 6 रंग वाली एक फिरकी है। ये 1 2 3 4 5 6 रंग वाली एक फिरकी है। यहाँ पर एक तीर का निशान है। ये जो चक्र है ये घूमता है, तो घूमने के बाद ये तीर
कौन से रंग पर के ऊपर आएगा ये हमें लिखना है। तो देखिए क्या क्या संभावना है। ये तीर के नीचे पीला, नीला, हरा, जामुनी, लाल, केसरिया कोई भी प्रकार का रंग आ सकता है। कुल 1 2 3 4 5 6 रंग हैं। तो नमूना अवकाश में ये सारे रंग आपको लिखने पड़ेंगे। तो आपका S इस तरह से हो जाएगा। S बराबर धनु कोष्ठक में ये ब्रैकेट धनु वाला सारे के सारे कलर लिख दिए, बीच में कॉमा डाल करके। कुल 6 कलर है, इसलिए यहाँ पर N ऑफ S कितना आ गया? 6 आ गया, नमूना अवकाश के घटकों की संख्या। तीसरा सवाल क्या है? वर्ष 2019 के मार्च महीने में 5 के गुने में आने वाली तारीखों का वार मिलना। तारीखों का वार 5 के गुने में। 5 के गुने में कौन सी संख्या थी? 5 का 5 तारीख आ गई। 5 दूनी 10, ये भी 5 का गुना वाली तारीख है। 5 तिहाई 15। मतलब जिस तारीख में की इकाई में 0 या 5 हो वो 5 के गुणे वाली तारीख होगी और उसी का वार हमें लिखना है। जैसे कि पहली तारीख 5 की गुणा वाली 5 है, मंगलवार आ गया। 5 के बाद 5 दूनी 10, तो 10 तारीख को रविवार। 10 के बाद 5 तिहाई 15, 15 को शुक्रवार। 15 के बाद फिर 20 को बुधवार। 20 के बाद 25 को फिर सोमवार है। 25 के बाद 30 को क्या है? शनिवार है, सैटरडे। तो ये 5 के गुणा वाली तारीख में ये सारे दिन हैं। तो यही सब आपको S में यहाँ लिखने हैं। तो कौन कौन से दिन मिले थे? 5 तारीख को मंगलवार मिला था, 10 तारीख को रविवार, 15 तारीख को शुक्रवार, 20 तारीख को बुधवार, 25 तारीख को सोमवार, 30 तारीख को शनिवार। तो इस तरह से सैंपल स्पेस नमूना अवकाश लिख दिया। कुल 6 घटक मिल रहे हैं, तो N ऑफ S यहाँ 6 आ गया। अगला सवाल देखिए यहाँ पर क्या है। 2 लड़के जिसे B1 और B2 माना गया है और 2 लड़कियां जिसे G1 तथा G2 माना गया है। इनमें से 2 लोगों की एक रास्ता सुरक्षा समिति बनाना है। तो नमूना अवकाश लिखने के लिए निम्नलिखित कृति पूरी करिए। 2 लड़कों की समिति बनाना है। तो यहाँ B1 और B2 2 लड़के हैं, तो यहाँ पर यही आ जाएगा B1 B2। 2 लड़कियों की समिति बनानी है, तो G1 और G2 आ जाएगा। फिर एक लड़का और एक लड़की की समिति बनानी है, तो B1 G1, एक लड़का और एक लड़की। B1 के साथ G2 भी आ सकता है, B1 G2, या फिर B2 और G1 भी हो सकता है, या B2 G2 हो सकता है। तो ये संभावना यहाँ लिख देनी है, ये घटक। अब कुल नमूना अवकाश में क्या लिखना है? ये जो पहला, दूसरा और तीसरा, ये सब यहाँ पर आपको ये सारे यहाँ पर लिख देने हैं। तो से टोटल नमूना अवकाश मिल गया। अब अगले टॉपिक में आइए समझते हैं कि घटना किसे कहते हैं। अभी तक हम यादृच्छिक प्रयोग और नमूना अवकाश ये समझ रहे थे। अब यादृच्छिक प्रयोग में ही कुछ यदि ऐसी शर्त दी हो जिन शर्तों के आधार पर नमूना अवकाश का ही उपसमुच्चय प्राप्त हो जाए, उसका एक अंश प्राप्त हो जाए, तो उन्हें ही घटना कहते हैं। जैसे कि यहाँ उदाहरण देख लीजिए। 2 सिक्के एक साथ उछाले गए, तो माना कि घटना कम से कम एक पट मिलने की है। तो 2 सिक्के उछाले गए, तो यहाँ पर हमने पीछे देखा था कि 4 प्रकार के घटक मिलेंगे। एक HH, HT, TH और TT। अब यहाँ पर क्या बोला है? घटना क्या दिया है? शर्त है कि कम से कम एक पट मिलना चाहिए, यानी एक T तो रहना चाहिए। तो इसलिए हम लोग HH नहीं लिख सकते। A के अंदर घटना A में हम लोग HH नहीं लिख सकते, क्योंकि एक पट वहाँ पर रहना ही चाहिए, कम से कम एक पट वहाँ पर, यानी एक पट यानी T। पट में टा आ रहा है, देखिए, तो T यानी A के अंदर एक T तो रहना ही चाहिए। कम से कम एक का मतलब क्या होता है कि एक या एक से ज़्यादा,
कम से कम एक का मतलब एक या एक से ज़्यादा। ये बात को अच्छी तरह समझ लीजिए, यहाँ लोग गलती करते हैं। अगर यहाँ पर ऐसा लिखा हो कि अधिक से अधिक एक, तो इसका मतलब एक या एक से कम। बहुत ध्यान से समझ लीजिए, यहाँ बोला है कम से कम एक पट, इसका मतलब एक या एक से अधिक पट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक पट, यहाँ पर भी एक पट और यहाँ एक से अधिक पट। तो ये एक घटना का उदाहरण है। अब इसमें कुल कितने घटक मिल रहे हैं? 3 घटक मिल रहे हैं। तो n ऑफ a कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब ये अधिक जानकारी दी है तो इसकी चर्चा मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। तो अब सीधे आ जाते हैं हम लोग, उदाहरण आप लोग स्वयं से पढ़ लीजिएगा। 5.3 मैं आपको समझा देता हूँ। 5.3 में क्या करना है, हर सवालों में नमूना अवकाश यानी कि S, फिर नमूना घटकों की संख्या यानी N ऑफ S, फिर हर सवाल में 3 घटनाएं दी होंगी, घटना A, B और C, फिर उसको समुच्चय के रूप में लिखना है, फिर N ऑफ A, N ऑफ B और N ऑफ C लिखना है। जैसे पहला सवाल है, देखिए एक पासा उछाला गया। एक पासा उछाला गया तो सैंपल स्पेस यानी नमूना अवकाश क्या आ जाएगा? या तो हेड और हेड कॉमा टेल, यही आएगा। फिर घटना ए क्या दिया है कि ऊपरी पृष्ठभाग पर सम संख्या आनी चाहिए। सॉरी, एक पासा उछाला गया, पासा में यानी 1 2 3 4 5 6 नंबर। तो यहाँ पर एक पासा उछाला गया तो सैंपल स्पेस क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ जाएगा। अब घटना ए क्या दिया है कि ऊपरी पृष्ठभाग पर सम संख्या होनी चाहिए। सम संख्या यानी जो 2 से विभाजित हो सके, 2 के पहाड़े में जो आए। तो 2, 4, 6 यही आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे देखिए यहाँ पर, एक पासा उछालने पर तो S लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, N ऑफ S 6। घटना A क्या थी कि ऊपरी पृष्ठभाग पर सम संख्या मिलनी चाहिए, तो इसलिए A क्या आ जाएगा? 2 4 6, 2 4 6 यही 2 से विभाजित होते हैं, 2 के पहाड़े में आते हैं। तो N ऑफ A यहाँ पर 3 हो गया। ऐसी घटना B क्या दिया है कि ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या विषम हो। विषम यानी जो 2 से ना कटे, जिसका जो समान भागों में विभाजित ना हो सके। तो कौन सी है? 1, 3 और 5 है। तो N ऑफ B 3 हो गया। घटना C की शर्त क्या है कि ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या अभाज्य है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसके केवल 2 विभाजक होते हैं, एक और वह नंबर खुद। तो अभाज्य, एक को हम अभाज्य नहीं कह सकते क्योंकि इसका एक ही विभाजक होता है, एक केवल एक के पहाड़े में ही आता है, इसलिए एक को अभाज्य नहीं कह सकते। अभाज्य उसे कहते हैं जो दो पहाड़ों में आने चाहिए, एक तो खुद के और एक तो एक के। जैसे कि 2 एक के पहाड़े में भी आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, तो 2 ही पहाड़े में आता है, तो इसलिए 2। 3 1 और 3 के पहाड़े में आएगा, 3 भी अभाज्य हो गया। 5 1 और 5 के पहाड़े में आता है, तो 2 3 और 5 ये सिर्फ 2 ही पहाड़ों में आते हैं, एक के और खुद के, तो इसलिए ये अभाज्य संख्याएं हो गई। N ऑफ C यहाँ 3 हो गया। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरे सवाल पर 2 पासे फेंके गए हैं, तो 2 पासे फेंकते हैं तो S लिखने का तरीका क्या है? देख, तो पहली लाइन में हम लोग पहले पासे का नंबर 1 लिखेंगे और दूसरे पासे का नंबर 1 2 3 4 5 6। फिर दूसरी लाइन में पहले पासे का नंबर 2 रहेगा हर जगह पर, और दूसरे पासे का नंबर जैसे ऊपर लिखे थे 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही पहले पासे का नंबर 3 और दूसरे पासे का नंबर 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से 6,6 तक ये नमूना अवकाश लिखेंगे। तो कुल घटक 36 मिलते हैं, ऐसे 6 और ऐसे भी 6, तो 6 छंग 36, N ऑफ S 36 मिल गया। अब घटना A क्या दिया है?
घटना ए के लिए शर्त दिया है कि ऊपरी पृष्ठभाग पर स्थित संख्याओं का योगफल 6 का गुणज है। अब यहाँ पर देखिए दो चीज़ें आ रही हैं, ध्यान से समझिए। एक तो संख्याओं का योगफल और दूसरा 6 का गुणज। संख्याओं का योगफल क्या है देख लीजिए। यहाँ पर 1 और 1 तो 2, योगफल कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। फिर 3 आ रहा है, 4 आती है, 1 और 3 4, फिर 5। इस तरह से सबसे बड़ा 6 + 6 12। तो योगफल 2 से लेके 12 तक ही हो सकता है। ऊपरी पृष्ठभाग के जो नंबर हैं उनको अगर प्लस करेंगे तो सबसे छोटा नंबर 2 आता है, सबसे बड़ा नंबर 12 आता है। तो योगफल मैंने समझा दिया। तो ये जो योगफल है वो 6 का गुणज होना चाहिए। 6 का गुणज यानी 6 के पहाड़े वाला नंबर ही होना चाहिए। तो 6 के पहाड़े में क्या आता है? 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18 होता है। लेकिन 18 हम नहीं ले सकते क्योंकि सबसे बड़ा योगफल यहाँ 12 ही होता है। 6 + 6 12। तो इसका मतलब हमें ऐसे नंबर ही लिखने हैं कि जिनको जोड़ने पर 6 और 12 आए। तो पहले लाइन में देखो 1 और 5 है, 6 आता है। दूसरे में 2 और 4 6 होता है, 3 3 भी 6 होता है, 4 2 भी 6 होता है, 5 1 भी 6 होता है। 12 खाली 6 और 6 में ही 12 आता है। तो ये ए लिख दिया, n ऑफ ए 6 हो गया क्योंकि 6 घटक कुल मिल रहे हैं। बी के लिए क्या शर्त है कि योगफल जो है वो कम से कम 10 आने चाहिए। कम से कम 10 यानी 10 या 10 से ज़्यादा। तो 10 या 10 से ज़्यादा का मतलब 10 11 12। 12 से ज़्यादा योगफल नहीं हो सकता, हमने यहाँ देखा था, ज़्यादा से ज़्यादा 12 ही। तो योगफल क्या क्या होना चाहिए? 10 11 और 12 ही होना चाहिए। तो 10 किस में आता है? 4 और 6 10, 5 5 10, 6 4 10। उसके बाद 11 किस में आएगा? 5 और 6 11, 6 5 11। और 12 किस में आएगा? 6 6, 6 12। तो ये बी लिख दिया, n ऑफ बी 6। घटना सी के लिए क्या शर्त है कि ऊपरी पृष्ठभाग की संख्या समान होनी चाहिए। तो 1 1 2 2 यहाँ देखिए समान है, दोनों संख्या, दोनों पृष्ठभाग पर समान संख्या है। तो कुल कितने घटक मिले? 6। तो n ऑफ सी 6 मिल गया। अब तीसरा है 3 सिक्कों को एक साथ उछाला गया। तो s कैसे लिखेंगे? 3 सिक्के हैं तो 3 बार h। अब इसके बाद ऐसा लिखना है कि 2h आने चाहिए। तो 2h लिखेंगे तो t लास्ट में भी आ सकता है, t बीच में भी आ सकता है, t फर्स्ट में भी आ सकता है। तो 2h वाले लिख दिए। 2h के बाद में अब 1h वाला लिखना है। तो 1h देखिए पहले भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है। तो 1h वाले लिख दिए। अब उसके बाद में बिना h वाले लिखेंगे तो t ही आएगा। तो इस तरह से n ऑफ s कितना मिल गया? 8 मिल गया। अब घटनाएं क्या दी हैं देखो। घटना ए के लिए शर्त है कि कम से कम 2 चित्त मिलने चाहिए। कम से कम 2 चित्त यानी कि कम से कम 2h, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा h होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 2 से ज़्यादा h है तो ये भी आ जाएगा। बाकी यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2h है तो ये भी लिखना पड़ेगा। तो n ऑफ ए 4 आ गया। घटना बी के लिए क्या है कि चित्त प्राप्त ना हो, ऐसा लिखना है। तो s में से ही ढूंढ के लिखा जाता है हमेशा। तो s में देखिए ऐसा कौन सा है जहाँ की चित्त यानी कि h प्राप्त नहीं है। तो ये सिर्फ ये लास्ट वाला ही है जिसमें चित्त प्राप्त नहीं है, h प्राप्त नहीं है। तो b आ जाएगा t यानी कि n ऑफ b में एक ही घटक है तो n ऑफ b 1 आ गया। c में क्या दिया है? c में दिया है कि दूसरे सिक्के पर चित्त प्राप्त हो, h प्राप्त हो, यानी बीच में h आना चाहिए। तो आप s यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बीच में h है, यहाँ पर भी बीच में h है, यहाँ पर भी बीच में h है, यहाँ पर भी बीच में h है। तो ये जहाँ जहाँ बीच में h है वही आपको c में लिख देना है। तो बीच वाला ही दूसरा यहाँ पर सिक्का है।
तो सी में लिख दिया, कुल 4 घटक मिले तो एन ऑफ सी 4 हो गए। अब चौथा सवाल क्या है, 3 अंक दिए हैं, 0 1 2 3 4 5, ऐसा यहाँ पर 6 अंक दिए हैं और अंकों की पुनरावृत्ति ना करते हुए 2 अंकों वाली संख्याएं तैयार की गई हैं। यहाँ सबसे पहले हम लोग एस लिखेंगे कि कौन कौन सी संख्या बन सकती है। 2 अंकों वाली संख्या में कभी भी दहाई अंक 0 नहीं हो सकता है, इसलिए 0 से शुरू नहीं कर सकते, 1 से ही चालू करना पड़ेगा। तो अगर आप 1 दहाई में लेते हैं तो क्या बनेगा, 10 12 13 14 और 15 ही बनेगा। 2 से यदि आप शुरू करते हैं तो 2 और 0 लेंगे तो 20, 2 और 1 लेंगे तो 21, 2 और 3 लेंगे तो 23, ऐसे 24 और 25 बनेगा। 3 अगर लेते हैं तो 30, 31, 32, 34 और 35 बनेगा। यहाँ पर पुनरावृत्ति नहीं करनी है, इसलिए ये 11, 22, 33, 44, 55 ये सब नंबर नहीं आ सकते। तो इस तरह से आप 2 अंकों वाली संख्या लिखेंगे तो आपको कुल 25 संख्याएं मिल जाएंगी, तो एन ऑफ एस 25 आ जाएगा। अब घटना ए क्या दिया है कि वे संख्याएं सम संख्या हो। तो सम संख्या किसको बोलते हैं, जिसका जो इकाई अंक है वो या तो 0 हो या तो सम संख्या हो, यानी 2 के पहाड़े वाला नंबर हो। तो यहाँ 0 है, यहाँ देखो 2 है इकाई अंक, यहाँ 4 है, फिर 0 है, इसके बाद देखिए 4 है। तो जिसका भी जो इकाई अंक है वो 0 है या फिर 2 के पहाड़े में अगर आ रहा है, यानी कि सम संख्या हो, तो उस संख्या को हम लोग सम संख्या लिखते हैं। तो इस तरह से ऐसी संख्याओं को हम लोग लिखेंगे जिसमें 0 हो या इकाई अंक 0 हो, 2 4 6 8 हो। तो इस तरह से कुल 13 संख्याएं मिलती हैं, तो एन ऑफ ए 13 हो गया। घटना बी के लिए शर्त क्या है कि वो 3 से विभाजित होने चाहिए। 3 से विभाजित की पहचान क्या है, बहुत आसान है, एस में से ही ढूंढ के लिखा जाता है हर बार। आपको सिर्फ ये अंकों को जोड़ना है, अंकों को जोड़ने पर जो उत्तर मिल रहा है वो अगर 3 से कट रहा है तो नंबर भी 3 से कटेगा। जैसे कि यहाँ 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, 1 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो ये नंबर हम नहीं ले सकते। 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, तो 3 एक कम 3 होता है, तो यहाँ 12 लिख सकते हैं हम लोग। तो देखिए 12 लिख दिए। ऐसे ही 15 में देखो 1 और 5 आ रहा है, 3 दूनी 6 होता है, 1 और 5 6 होता है, 2 और 1 3, 3 एक कम 3, 2 और 4 6, 3 दूनी 6। इसी तरह से ऐसे सारे नंबर एस में से ढूंढ के लिखने हैं जिनके अंकों को जोड़ने पर वो 3 से विभाजित होता हो, तो वही 3 से विभाजित होगा। तो ऐसे कुल 9 अंक मिलेंगे, तो एन ऑफ बी 9 हो जाएगा। सी की शर्त क्या है कि संख्या 50 से बड़ी होनी चाहिए। तो एस में देखिए 50 से बड़ी कौन कौन सी संख्याएं हैं, 51 52 53 54। तो सी में आ गया 51 52 53 54, यानी एन ऑफ सी 4 हो गया। 5वां सवाल क्या है, 3 पुरुष तथा 2 स्त्रियों में से 2 लोगों की समिति बनानी है। 3 पुरुष को हम लोग मान लेंगे M1 M2 M3, क्योंकि पुरुष यानी मेल, इंग्लिश में मेल कहते हैं पुरुष को। तो 3 पुरुष हैं, इसे M1 M2 M3 मान लिया। 2 स्त्रियां हैं, स्त्रियां यानी वोमेन, तो 2 स्त्रियों को W1 तथा W2 मान लिया है। अब सिर्फ 2 लोगों की समिति बनानी है, तो 2 लोगों की समिति यदि हम M1 ले रहे हैं तो M1 के साथ M2 की जोड़ी बन सकती है, या M1 M3 की जोड़ी बन सकती है, या M1 W1 की बन सकती है, M1 W2 की बन सकती है। तो M1 के साथ की हो गई। ऐसे ही M2 के साथ क्या क्या हो सकता है, M2 M3 बन सकती है, M2 W1 हो सकता है, M2 W2 हो सकता है। फिर M3 के साथ किसकी जोड़ी बनेगी, M3 W1 M3 W2, W1 के साथ W1 W2। इस तरह से एस के अंदर आपको सारे नमूना अवकाश लिख देने हैं। ऐसी 10 जोड़ियां बन रही है, तो एन ऑफ एस 10 आ गया। घटना ए में क्या शर्त दी गई है, कम से कम एक स्त्री होनी चाहिए। कम से कम एक स्त्री को W माना है, यानी कि एक या एक से ज़्यादा W होने चाहिए। तो सबसे पहले एक W जिसमें है वो लिख लो।
देखिए यहाँ पर भी एक W है, यहाँ पर भी एक W है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये सब में एक W है और यहाँ एक से अधिक है। तो ये सारे जिसमें एक W आ रहे हैं और ये जिसमें 2 W आ रहे हैं, ये सब इसमें आ जाएंगे। ये सब में देखिए, इस सब में एक W है और यहाँ पर लास्ट में 2 W है। तो N ऑफ ए यहाँ 7 आ गया। घटना B की शर्त क्या है कि एक पुरुष और एक स्त्री होना चाहिए, यानी एक M और एक W वाले जितने भी हैं, से ये वाला, ये और ये वाला, देखिए एक M और एक W या एक पुरुष और एक स्त्री वाले लिख दिए तो N ऑफ B 6 आ गया। C के लिए शर्त क्या है कि स्त्री समाविष्ट नहीं होनी चाहिए, यानी W होना ही नहीं चाहिए, तो सिर्फ M वाले ही लिखने हैं आपको, तो ये मिल जाएंगे C में। और N ऑफ C 3 लिखना है, क्योंकि 1 2 3 जोड़ियाँ मिल गई हैं। तो ये था 5वां सवाल। 6वां सवाल क्या है, देखिए एक सिक्का तथा एक पासा एक साथ उछाला गया। तो एक सिक्का है तो सिक्के में हेड या टेल ही आएगा, पासा है तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। इन्हीं दोनों को जोड़ के आपको लिखना है। तो सिक्के में हेड अगर आ रहा है तो पासे में हेड के साथ 1 2 3 4 5 6 कोई भी नंबर हो सकता है, तो ये सारे संभावना लिख दिया। ऐसे पासे में अगर टेल आ रहा है, सिक्के में अगर टेल आ रहा है तो पासे में टेल के साथ 1 2 3 4 5 6 ऐसे कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो T1 T2 T3 T4 T5 T6 ऐसे कुल 12 यहाँ पर घटक मिल रहे हैं, तो N ऑफ S 12 आ गया। घटना A में शर्त क्या है कि चित्त मिलना चाहिए, चित्त यानी हेड रहना चाहिए और विषम नंबर रहना चाहिए। तो हेड और विषम देखेंगे तो H1 H3 H5 आ जाएगा। तो N ऑफ A 3 हो गया। घटना B क्या है, हेड या T कोई भी होना चाहिए, लेकिन संख्या सम होनी चाहिए। तो एक बार हेड और सारी सम संख्या और एक बार टेल और सारी सम संख्या। तो H2 H4 H6 हेड और सारी सम संख्या, T2 T4 T6 टेल और सारी सम संख्या। तो N ऑफ B 6 आ गए। C के लिए शर्त क्या है, पासे पर 7 से बड़ी संख्या होनी चाहिए और सिक्के पर पट मिलना चाहिए। देखो पासे पर 6 से बड़ी संख्या हो ही नहीं सकती, तो 7 से बड़ी तो संभव ही नहीं है, तो इसलिए इस तरह की जोड़ी बनना संभव नहीं है। इसलिए C आपको ब्रैकेट के अंदर ब्लैंक छोड़ देना, कुछ भी नहीं लिखना है। अब यहाँ कितने घटक हैं, एक भी घटक नहीं है, तो N ऑफ C 0 हो गया। अब 5.4 क्या है, 5.4 में सिर्फ एक ही स्टेप है, संभाव्यता ज्ञात करनी है। 5.4 में संभाव्यता पूछा गया है, तो संभाव्यता का सूत्र क्या है, किसी भी घटना की अगर संभाव्यता पूछी गई है, जैसे घटना A की संभाव्यता निकालो, तो उससे इसका सूत्र है P ऑफ A यानी घटना A की संभाव्यता बराबर N ऑफ A बटे N ऑफ S। ये सूत्र है। N ऑफ A और N ऑफ S निकालना हम लोग सीख ही चुके हैं। जैसे कि 5.4 का पहला सवाल आप यदि देखो तो वहाँ दिया है 2 सिक्के उछाले गए, तो सैंपल स्पेस आ जाएगा, 2 सिक्के हैं तो 2H, फिर एक H वाला लिख दिया और बिना H वाला लिख दिया। N ऑफ S 4 आ गया। अब घटना A क्या दिया है, कम से कम एक चित्त मिलने की घटना, कम से कम एक H यानी कि एक या एक से ज़्यादा H। तो ये एक H, ये एक H और ये एक से ज़्यादा H, तो ये 3 ही आ जाएंगे। तो N ऑफ A यहाँ 3 आ गया। तो देखिए अब N ऑफ A और N ऑफ S मिल गया, तो अब इसकी संभाव्यता पूछा है, तो N ऑफ A का सूत्र लिखेंगे P ऑफ A बराबर, सूत्र है N ऑफ A बटे N ऑफ S। N ऑफ A 3 है तो N ऑफ A की जगह पे 3 आ गया, N ऑफ S 4 है तो N ऑफ S की जगह पे 4 आ गया। ऐसी दूसरा घटना क्या दिया है कि एक भी चित्त ना मिलने की घटना है। मान लेंगे माना B एक भी चित्त ना मिलने की घटना है, एक भी चित्त यानी एक भी H ना मिले, यानी तो यहाँ पर TT ही है केवल, तो B के अंदर TT आ जाएगा, यानी N ऑफ B 1 हो गया। अब संभाव्यता पूछा है तो P ऑफ B बराबर N ऑफ B बटे N ऑफ S। N ऑफ B की जगह पे 1
एन ऑफ एस का मान भी डाल दिया, तो एक विचित्र ना मिलने की संभावना 1/4 आ गया। बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। 2 पासे एक ही समय फेंके गए, तो सैंपल स्पेस 1 से लेके 6 तक लिखने होंगे। एन ऑफ एस 36 आ गया। अब घटना ए क्या दिया है कि पृष्ठभाग पर आने वाली संख्याओं का योगफल कम से कम 10 है। तो ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, कम से कम 10 वाला। ये देखिए, ये जो सवाल है 5.3 का, ये दूसरा सवाल है। इसमें हम लोग ये घटना कर चुके हैं कि ऊपरी पृष्ठभाग वाली संख्याओं का योगफल कम से कम 10 है। तो वही वापस यहाँ पर घटना आ गई है। तो यहाँ तो यह संख्याओं का योगफल कम से कम 10 वैसे ही लिख दिया। 6 घटक मिल गए, एन ऑफ ए 6। लेकिन हमें घटना ए की संभावना ज्ञात करनी है। तो पी ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए बटे एन एस, और एन ऑफ एस का सूत्र एन ऑफ ए एन ऑफ एस का मान डाल दिया। 6 छंग 36 होता है, तो आंसर 1/6 आ गया। घटना बी क्या दिया है कि पृष्ठभाग पर आने वाली संख्याओं का योगफल 33 है। तो देखिए, योगफल 12 से अधिक संभव ही नहीं है। 6 + 6 12, सबसे अधिक योगफल 12 है ही होता है। तो 33 तो आ ही नहीं सकता योगफल, इसलिए बी के अंदर कोई भी घटक नहीं आएगा, इसलिए एन ऑफ बी 0 हो गया। अब बी घटना बी की संभावना निकालनी है, तो पी ऑफ बी बराबर एन ऑफ बी बटे एन ऑफ एस का सूत्र। एन ऑफ बी का मान 0, ये 36, 0 भागे कोई भी संख्या करेंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए इस घटना के मिलने की संभावना 0 है। तीसरा, घटना सी की शर्त क्या है कि जो पहले पासे की जो संख्या है वो दूसरे पासे की संख्या से बड़ी होनी चाहिए। तो जो पहली लाइन है उसमें तो पहले पासे की संख्या या तो बराबर है या तो छोटी है, देखिए दूसरे पासे से, इसलिए पहली लाइन का कोई भी घटक हम लोग नहीं ले सकते। दूसरे वाले लाइन में देखिए, यहाँ पर पहले पासे की संख्या यहाँ छोटी है, यहाँ बराबर है, तो ये 2 नहीं लिख सकते। यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं। यहाँ देखिए, पहले पासे की संख्या बड़ी होनी चाहिए, तो यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पर ये पहले पासे की संख्या बड़ी में देखिए 2,1 मिल रहा है, पहले पासे में बड़ी है, दूसरे पासे में छोटी है, उसके बाद फिर बराबर है और छोटी। पहले पासे की संख्या बराबर है और छोटी आ गई, तो वो नहीं ले सकते। यहाँ पर देखिए, पहले पासे की बड़ी है, यहाँ भी पहले पासे की बड़ी है, उसके बाद फिर बराबर और छोटी हो गई है पहले पासे की संख्या दूसरे से। तो ऐसे ही नंबर को लेना है हमें कि पहले पासे की संख्या दूसरे पासे से बड़ी हो, छोटी या बराबर नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से एन ऑफ सी 15 हो जाएगा। तो घटना सी की संभावना के लिए सूत्र लगा दिया, पी ऑफ सी बराबर एन ऑफ सी बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ सी एन ऑफ एस का मान रखा तो 15/36 आ गया। तीसरा है, सवाल है कि 1 से 15 तक नंबर लिखे हुए टिकट हैं, 15 टिकट हैं, और एक टिकट यादृच्छिक पद्धति से निकाला गया है। तो उसमें नमूना अवकाश क्या आएगा? 1 से 15 तक के टिकट है, तो 1 2 3 ऐसे करके कुल 15 नंबर आ सकते हैं, क्योंकि पहले नंबर वाला टिकट भी पहले आ सकता है, दूसरे नंबर का टिकट भी आ सकता है। तो कुल 15 यहाँ पर संभावनाएं हैं, घटनाएं हैं, घटनाओं के फल हैं। तो एन ऑफ एस यहाँ 15 आ गया। घटना ये क्या है? सम संख्या मिलना। तो सम संख्या नहीं, वही 2 के पहाड़े। 15 से ज़्यादा तो जाना नहीं है, तो 2 से 14 तक ही आएगा। एन ऑफ ए 7। संभावना पूछा है, तो ए की संभावना याद करने के लिए सूत्र पी ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ ए और एन ऑफ एस का मान डाल दिया, 7/15 आ गया। घटना बी क्या दिया? 5 की गुणज होना, यानी 5 का पहाड़ा। तो एस में अगर ये आप 5 का पहाड़ा देखेंगे तो 5, 10 और 15 ही मिलेगा। तो एन ऑफ बी 3 हो गया। संभावना कैसे लिखेंगे? पी ऑफ बी बराबर एन ऑफ बी बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ बी और एन ऑफ एस का मान डाल दिया।
3 पचे 15 यानी संभाव्यता 1/5 आ गई। चौथा है अंकों की पुनरावृत्ति ना करते हुए 2, 3, 5, 7, 9 इन अंकों से 2 अंकों वाली संख्या बनानी है। तो पहले भी इस तरह के सवाल हम लोग कर चुके हैं। एक बार 2 का यूज़ करके हम लोग संख्या लिखेंगे तो 23, 25, 27, 29 आएगा। फिर 3 के सहारे बनाएंगे तो 32, 35, 37, 39। 5 के सहारे लिखेंगे तो 52, 53, 57, 59। इस तरह से संख्या मिलेगी। पुनरावृत्ति यहाँ नहीं करने के लिए कहा गया है, यानी कि आप यहाँ पर 22, 33, 55, 77, 99 जैसी संख्या नहीं लिख सकते। तो ऐसे 20 संख्या बन रही है तो n ऑफ s 20 हो गया। माना घटना ए विषम संख्या हो, तो विषम संख्या किसको बोलते हैं? जिसके इकाई अंक में 1, 3, 5, 7 या 9 हो, ऐसी संख्या विषम होती है। तो यहाँ देखिए इकाई अंक 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ऐसी संख्या लिखेंगे तो कुल 16 संख्या मिल जाएंगी। तो n ऑफ s 16 आ जाएगा। संभाव्यता ज्ञात करनी है तो सूत्र लिखेंगे P ऑफ A बराबर n ऑफ A बटे n ऑफ s। ये दोनों मान डालने के बाद कैंसिलेशन 4/5 आंसर। घटना B क्या है? वह संख्या 5 की गुणज हो। तो S में आप देखिए जितने भी 5 की गुणज वाली संख्याएं हैं, 5 की गुणज कैसे पहचानेंगे? इकाई अंक अगर 5 हो या 0 हो तो 5 का गुणज होता है। जैसे यहाँ देखो 5 है, यहाँ भी 5 है, फिर ये यहाँ पर इकाई अंक 5 है, ये इकाई अंक 5 है, तो ये सब जो है 5 की गुणज है। तो ये एस बी के अंदर सारे 5 की गुणज की संख्याएं लिख दी है। 4 संख्या है तो n ऑफ बी 4 हो गया। संभाव्यता ज्ञात करनी है तो P ऑफ बी n ऑफ बी बटे n ऑफ s, मान डाल दिया 4 पंचे 20, तो आंसर आ गया 1/5। पांचवा सवाल पूछा है कि 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया है, तो यहाँ पर n ऑफ s 52 हो जाएगा। घटना A है इक्का मिलना। तो इक्का देखिए पान में, ईंट में, हुकुम में और चिड़ी में सब में एक एक इक्का ही होते हैं, तो इसलिए n ऑफ A 4 हो जाएगा। संभाव्यता ज्ञात करने के लिए सूत्र है P ऑफ A बराबर n ऑफ A बटे n ऑफ s। n ऑफ A का मान 4, n ऑफ s का मान 52। अब 4 13 52 होता है तो 1/13 आंसर आ गया। घटना B हुकुम का पत्ता मिलने की घटना है। हुकुम के कुल 13 पत्ते होते हैं, इसलिए n ऑफ B 13। संभाव्यता ज्ञात करने के लिए सूत्र P ऑफ B बराबर n ऑफ B बटे n ऑफ s। ये n ऑफ B का मान डाल दिया, n ऑफ s का मान डाल दिया, 13 चौको 52, ये आंसर आ गया 1/4। तो इसी के साथ ये संभाव्यता चैप्टर समाप्त होता है। आप लोग अच्छे से इसका रिवीजन करिए, नोटबुक में हल करिए। बहुत ही आसान चैप्टर है, स्कोरिंग है। कहीं पर कोई भी डाउट हो और ना समझ में आ रही है कोई बात, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या फिर डायरेक्ट संपर्क करके भी आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।